नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2022 को हुए SSC CGL 2020 टायर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन में हमें पता होता है कि इनकम और माइनस में एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सेविंग के। तो इधर ये हमें दिया हुआ है 33.1/3%। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। मतलब 3 इधर हमारा क्या है, इधर ये 3 जो है वो इनकम है और जो ये 1 है, ये 1 क्या दिया हुआ है कि अपनी आय का इतने प्रतिशत बचत करता है। तो ये सेविंग है। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इधर इनकम 3 है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो सेविंग बचेगी और वो किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसमें 10% की वृद्धि, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ये इक्वल टू इधर लगा देते हैं सेम ऐसे का ऐसे। और ये इधर माइनस का सिंबल था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आएगा तो ये कितना होगा, ये होगा 42। ये इसका कितने गुना है, ये इसका 14 गुना है। मतलब इनकम में 14% की वृद्धि हुई है। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो P का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, P का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/18। तो अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कि उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। मतलब P ने 5 दिन काम किया तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा 5/18। तो अभी कितना काम बच गया इधर, तो इधर काम बच गया 13/18। और ये जो काम है ये किसने किया है, ये P + Q ने मिलकर किया है। और कितने दिन में किया है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये जो काम है ये P + Q ने 13/5 दिन में किया है। तो P + Q पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो इधर हम लिख लेते हैं 13/5। तो ये इतने दिन में ये काम किया है तो ये 13 से 13 कट होगा। तो P + Q अगर पूरा काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे, तो उनको लगेंगे 18/5 दिन। तो अभी इधर से हम P और Q की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। P किसी काम को करता है 18 दिन में और P + Q उसी काम को करता है 18/5 दिन में। तो टोटल काम में मान लेता हूँ दोनों का एलसीएम, तो वो कितना आ जाएगा 18 के इक्वल। तो इधर से P की एफिशिएंसी 1 और इन दोनों की एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 5। तो अभी इधर से P की एफिशिएंसी 1 थी तो Q की एफिशिएंसी कितनी बचेगी यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगी इधर Q की एफिशिएंसी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो Q अकेले उसी कार्य के 66 से 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। मतलब जो ये टोटल काम है 18, इसका 2/3 मतलब 18 × 2/3। इतने काम को Q कितने दिन में पूरा करेगा। तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो अपॉन में 4 कर देते हैं। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 36 और अपॉन में 12। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 3 दिन। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में AB = 20 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर और CA = 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भुजा BC को बिंदु D तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि ट्राइंगल DAB सिमिलर है ट्राइंगल DCA। तो DC का माप बताइए। तो इसको मैं आगे मिला देता हूँ, ये पॉइंट D आ जाएगा यहाँ पे और A को मैं D के साथ मिला देता हूँ। और अभी कौन कौन सी ट्राइंगल हमें सिमिलर दी हुई है, एक तो ट्राइंगल है DAB। तो ये D, A और B ये पूरी की पूरी ट्राइंगल हो जाएगी बड़े वाली। और एक ट्राइंगल दी हुई है ट्राइंगल DCA, मतलब DC और A। मतलब जो ये वाला एंगल है ये हमें दिया हुआ है
इस वाले एंगल के इक्वल, और ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और जो ये थर्ड एंगल बचेगा ये इस थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हमें भुजाई दी हुई है वो लिख लेते हैं। ए बी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसको 20 लिख लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है। सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये है 15 सेंटीमीटर। तो हमें डीसी का माप बताना है, तो डीसी को हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं एडी को। तो अभी इसमें सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। तो इसमें जो ये एंगल 3 है इसके सामने कौन सी भुजा है, एक्स है, और इस ट्रायंगल में बड़े वाली में कौन सी भुजा है, इस वाले एंगल के सामने तो वाई है, तो अपॉन में वाई आ जाएगा। और ये इक्वल किसके होगा, अभी इधर से अगर देखें तो ये जो एंगल है इसके सामने छोटे वाली ट्रायंगल में कौन सी भुजा है, 15 है, तो और अपॉन में इसके क्या आएगा, बड़े वाली ट्रायंगल में इसके सामने कौन सी भुजा है, 20 है, अपॉन में 20, और ये इक्वल टू किसके होगा, ये अभी देख लेते हैं। ये वाला एंगल इसके सामने भुजा है वाई, तो वाई लिख लेते हैं, और अपॉन में अभी इस वाले ट्रायंगल में देखिए बड़े वाली में इसके सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 7, तो अपॉन में आ जाएगा x + 7। अगर इसको हम कट करें ये 5 से कट हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अभी इधर से इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 4x = 3y, और एक आ जाएगी 3x + 21 = 4y। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं हम इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, तो y = हो जाएगा 4/3x के, इसमें y की वैल्यू रखें तो ये कितना आ जाएगा 3x, और प्लस में 21 = 4 इंटू ये हो जाएगा 4/3x। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये इधर आ जाएगा 9x, और प्लस में 63 = 16x। x को एक तरफ लेके चले जाते हैं तो ये आ जाएगा 7x = 63, और x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 9 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो जो ये 8 घन बनाए गए हैं इनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इनका वॉल्यूम होगा V = 216 और इंटू 96 इंटू 144 और इसका रूट, और घन की भुजा को हम a मान लेते हैं। तो इधर से 8 घनों का जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8a³। अभी इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 × 6, और इंटू में इसको लिख सकते हैं 6 × 16, और इंटू में 144 और इसका रूट। अभी इसमें से रूट में से अगर बार निकालें तो 36 में से 6 बार निकलेगा, और इंटू ये 2 6 है इधर, इसमें से एक 6 बार निकलेगा, और इंटू 16 में से 4 बार निकलेगा, और इंटू 144 में से 12 बार निकलेगा, और ये इक्वल होगा 8a³ के। अभी 8 से इसको कट कर देते हैं तो ये 12 × 4 = 48, तो ये 6 बचेगा। इधर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल। तो अभी हमें क्या बताना है, ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो 3 घन है उनका लेटरल सरफेस एरिया हमें बताना है। और एक घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 4a², और हमें 3 का बताना है तो इंटू में 3 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इधर से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू ये 6 × 6 कितना होगा 36, और इसको अगर सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 216। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 432 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपए थी तो 2021 में बी की आय रुपयों में कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 2021 में ए और बी की आय का अनुपात निकालेंगे। तो इधर ए लिख लेते हैं और इधर बी लिख लेते हैं। इधर जो ये 4 की वैल्यू है वो 5 के इक्वल दी हुई है, इसको लिख लेते हैं 4 की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू में 5
और अपॉन में 4, तो ये 2021 में ए की आय आ जाएगी। ऐसे ही अगर बी की आय निकालनी 2021 में, 2 की वैल्यू 4 के इक्वल है तो 3 की वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी। अभी इधर से 2021 में ए और बी की इनकम का रेशियो आ जाएगा 25 और रेशियो 24, इन दोनों का ऐड करें तो ये आएगा 49 के इक्वल। और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7,05,600 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी की आय 2021 में और वो है 24 के इक्वल, मतलब हमें 24 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये इधर देखें, इधर 25 है और इधर 24 है, अगर ये 24.5 और 24.5 होते तो दोनों की आय इक्वल होती। अभी इधर दोनों की आय अगर मिला के देखें तो वो हमें 7,05,600 रुपए दी हुई है। अगर इसका हम हाफ करें तो वो हमारी आ जाएगी 3,50,000 और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2,800 रुपए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 3,52,800 के इक्वल। और जो बी की इनकम होगी वो इससे थोड़ा सा कम होगी। तो अगर ऑप्शन देखें अपने, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और जो ये वाला ऑप्शन है ये इससे बहुत कम है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इससे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3,45,600 रुपए, क्योंकि इससे जरा सी कम आनी थी बी की इनकम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स इक्वल टू है 8 इंटू सीपी और प्लस में एसपी। तो अभी इधर से सीपी को एक तरफ करेंगे और एसपी को एक तरफ करेंगे, इधर से ये आ जाएगा 17 सीपी और माइनस में 8 सीपी इक्वल टू 8 एसपी। इधर से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 सीपी इक्वल टू 8 एसपी। इधर से एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, तो सीपी इधर से हमारा आ जाएगा 8 और एसपी जो है इधर से हमारा आ जाएगा 9, मतलब 8 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे, 8 पे, और 1/8 क्या होता है, वो होता है 12.5% के इक्वल। तो हमें 12.5% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। इधर लिख लेते हैं बी और इसके नीचे लिख लेते हैं ए। तो ए ने अगर 100 प्राप्त किए तो बी ने 120 प्राप्त किए। ऐसे ही अगर देखें और ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए तो ए और सी लिख लेते हैं इधर। अभी अगर इधर सी के प्राप्त अंक 100 मान लेते हैं तो ए के प्राप्त अंक हो जाएंगे 90। ऐसे ही नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए तो ये लिख लेते हैं डी अपॉन में सी। और सी के प्राप्त अंक अगर हम 100 मान लेते हैं तो डी ने कितने प्राप्त किए हैं, 20% ज्यादा, मतलब 120। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डी के प्राप्त अंक ए के प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। यहाँ पे सी कितना है, 100 है, यहाँ पे भी सी 100 है। तो उस टाइम पे ए के 90 हैं और डी के 120 हैं, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। और कितने पे, 90 पे। और अगर इसको परसेंटेज में निकालने तो इंटू में 100 कर देते हैं तो ये 0 से 0 कट होगी, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3। तो 100/3 को अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये व्यंजक इसके इक्वल दिया हुआ है और हमसे के की वैल्यू पूछी है। तो इसमें देखें अगर तो ये a क्यूब जमा b क्यूब का फॉर्मूला है और इसमें सबसे पहले हम ये जो दशमलव दी हुई है ना इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये जो दशमलव है ये 6 अंक के बाद आएगी और नीचे जो दशमलव है वो 2 अंक के बाद है। अगर इन दशमलव को अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर 6 हैं और नीचे 2 हैं तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10,000। इधर से 4 0 आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा a क्यूब जमा में b क्यूब और अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, a है 253 और b है 247। अगर इसको सॉल्व करें तो एक तो यही आएगा इसमें, तो ये कट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस b। अभी अगर इनको ऐड करें
तो ये आ जाएगा 500 के इक्वल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन में 1 4 टाइम्स 0 और इंटू में 500 और ये इक्वल हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर k। अब इसको अगर सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी और इधर से 5 से 5 कट हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 और इक्वल टू में 10 की पावर k। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो k की वैल्यू इधर से आ जाएगी -2 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। मतलब यहाँ पे कार है और इससे 80 मीटर आगे, ये 80 मीटर है डिस्टेंस, और यहाँ पे एक बस है जो कार की स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। और क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें दिया हुआ कि 15 सेकंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। मतलब जो ये बस थी इसने इसको ओवरटेक कर दिया और ये कार यहाँ पे पहुंच गई और जो ये डिस्टेंस है ये 40 मीटर है। तो अभी अगर इधर देखें तो कार ने 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, 80 और 40 120 मीटर। तो 120 और अपॉन में 15, तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड आ जाएगी और ये क्या आएगी, ये आएगी रिलेटिव स्पीड। और इधर ये कार की जो स्पीड है वो दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो इनटू में 18 अपॉन में 5। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो 15 8 120। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 8 144 और 144 दूनी 288 और नीचे 10, तो ये आ जाएगा 28.8। तो ये रिलेटिव स्पीड आई है इतनी और कार की जो स्पीड थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी। इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो बस की स्पीड आ जाएगी। तो 75 में से हम 28.8 को माइनस कर देते हैं, इधर 2 आएगा, इधर पॉइंट, इधर 6 आएगा और इधर 4 आएगा। तो बस की स्पीड आ जाएगी 46.2 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7200 और इनटू में इसको हम लिख लेते हैं 1/3 और इनटू ये आ जाएगा 13 अपॉन में 4 और इनटू में 100 और इनटू में ये आ जाएगा 35 अपॉन में 2 और इनटू में 100। अभी इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ये 24 तिया 72, 3 पे कट हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 और इनटू में 35 तिया 105 और अपॉन में 100। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65 और 13 एकम 13 और अपॉन में 100। इसको लिख सकते हैं हम 13.65 और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि A1 और A2 दो समबाहुभुज हैं। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है और A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। A1 और A2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा। किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसको अगर हम आंतरिक कोण मान ले तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और हमें दिया हुआ है कि जो A1 बहुभुज है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है और हमें पता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के इक्वल होता है। अभी इसमें अगर मैं A1 की भुजाओं की संख्या निकालूं तो हम लिख सकते हैं 1080 और प्लस में 360 और अपॉन में 180। अगर इसको सोल्व करें तो ये इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो A1 की भुजाओं की संख्या इधर से आई है 8 के इक्वल। ऐसे ही अगर A2 में देखें तो उसने हमें दिया हुआ है कि जो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो इसको मैं सबसे पहले 132 डिग्री पहले ही दे देता हूँ। तो 180 में से 132 डिग्री माइनस करेंगे तो 48 डिग्री बचेगा, तो इसका भी हाफ हाफ कर देते हैं तो ये 24 और ये 24 और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। तो उसको अभी अगर हम 24 से डिवाइड कर दें
तो A2 की भुजाओं की संख्या आ जाएगी। इसको अगर कट करें तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 0, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 15। ये A2 की भुजाओं की संख्या आई है। अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो 15 और 8 23, तो A1 प्लस A2 की भुजाओं की संख्या हो जाएगी 23 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कंपनी सी द्वारा 2020 में सीमेंट के उत्पादन में उतने ही प्रतिशत वृद्धि की गई जितने पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में की गई थी। 2020 में कंपनी सी द्वारा किया गया सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दशमलव के एक स्थान तक सही कितना था। ईयर 2020 इधर आएगा। क्वेश्चन में हमसे उसने बोला है कि 2019 में जितने % की वृद्धि हुई थी पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में उतनी ही वृद्धि होगी। तो मतलब यहाँ पे 350 है कंपनी सी का और यहाँ पे 400 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने % की वृद्धि हुई 2020 में भी उतने ही % की वृद्धि होगी 400 में। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, वो होगा 400 और इनटू में 400 और अपॉन में 350। इसको अगर सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 8 40 और 5 7 35। इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 3200 और अपॉन में 7। अभी इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 7 चौक 28, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यह आ जाएगा 457.1। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें उसकी वैल्यू बतानी है। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो सारे के सारे ऑप्शन कांस्टेंट टर्म में हैं, तो इसमें हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें हम जो थीटा की वैल्यू है उसको 0 डिग्री पुट कर देते हैं। अभी अगर इसको सोल्व करें तो इसको अगर हम चेंज करें तो ये सीकेंट स्क्वायर में चेंज होगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू यह आएगा सीकेंट स्क्वायर 64 डिग्री और माइनस, और ये इधर है टेन स्क्वायर 64 डिग्री और प्लस में कोट को अगर हम चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो गया, आ जाएगा टेन स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस सीकेंट स्क्वायर 48 डिग्री और इसके अपॉन में आ जाएगा कोट 22 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री पुट कर दी। तो इधर हम लिख लेते हैं कोट 22 डिग्री और माइनस इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर 62 डिग्री और माइनस टेन 68 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 28 डिग्री। अभी अगर इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 और इधर इसको अगर सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 और अपॉन में। अभी अगर नीचे वाली टर्म को सोल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं टेन 68 डिग्री और ये इधर माइनस का है और इधर प्लस का है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, तो ये आ जाएगा माइनस का सीकेंट स्क्वायर 28 डिग्री और प्लस में ये बचेगा इधर टेन स्क्वायर 28 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1, तो इधर लिख देते हैं -1। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन में -1 इक्वल टू यह आएगा -2 और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है और इसमें जो ये दिया हुआ है इधर ये बार दिया हुआ है। अभी ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर है 11 और इधर 22 और इधर है माइनस का 33। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 प्लस का होगा और ये माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 बार और प्लस में 0.567 बार और माइनस में 0.59 बार। अभी सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसमें बार का क्या मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या रिपीट होती जाएगी। तो इधर 4 के ऊपर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4444 और 4, मतलब आगे भी 4 चलता रहेगा। इसमें अगर हम इस टर्म को ऐड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5676767। यहाँ पे एक जगह खाली बच गई तो इधर भी 4 लिख देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 7 और 4 11, एक आएगा इधर 6 और 4 10 और एक 11, इधर भी 1 आएगा,
7 और 4 11 और 1 12, इधर 2 आएगा और इधर 1 आएगा और इधर 2 आएगा और फिर इधर 1 आएगा, इधर आएगी 0 और पॉइंट और इधर 1 आएगा। अभी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 0.59, 9 के ऊपर बार है तो 9 को रिपीट कर देंगे, तो 9 9 9, इधर 9 और इधर 9। अभी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1। अभी इधर से 11 में से 9 जाएगा तो 2, 10 में से 9 गया 1। अभी 11 में से 9 जाएगा तो 2, 10 में से 9 गया 1। अभी इधर 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और इधर दशमलव और इधर 0। अभी इधर क्या आ गया 1 2 1 2, 1 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.4 1 2 और इसके ऊपर बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 रुपए की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। अगर उनकी पूंजी का अनुपात निकालें तो इधर पी लिखते हैं और इधर क्यू लिख लेते हैं। उनकी पूंजी का रेशियो आ जाएगा 1:3। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष के बाद रुपए 2 लाख के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली। तो सबसे पहले इस अनुपात में हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। तो प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2 लाख के इक्वल, तो मतलब जो 4 की वैल्यू है वो 2 लाख के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50,000 के इक्वल। मतलब जो पी को मिलेगा प्रॉफिट वो होगा 50,000 रुपए और जो क्यू को प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 1,50,000 रुपए। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जो उसको वेतन मिलता है वो लाभ का हिस्सा नहीं है, और पी को अगर कुल 90,000 रुपए मिलते हैं तो उसे वेतन के रूप में कितनी धनराशि रुपयों में मिली, तो उसको टोटल कितने मिले 90,000 और प्रॉफिट में से उसको मिले 50,000। तो जो उसका वेतन होगा वो कितना होगा 90,000 माइनस 50,000, तो उसका वेतन बचेगा इधर से 40,000 रुपए। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि यदि ए का 91%, बी का 39% है, तो इधर लिख लेते हैं a इंटू 91% इक्वल टू b इंटू 39%। अभी इधर इसको सोल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट होगा। अब इसको 13 से कट करें तो ये 7 आएगा, इधर आएगा 3। ए और बी का इधर से अगर रेशियो निकालें तो ए की वैल्यू इधर से आ जाएगी 3 और बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। तो अभी नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, बी ए का x% है तो x का मान कितना होगा, तो इधर से x का मान हम निकाल देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 7/3 और इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 700 और अपॉन में 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ कि n संख्याओं का औसत 45 है। इधर लिख लेते हैं जो n संख्याएं हैं उनका एवरेज है 45। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 60% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाएगा 3/5। तो टोटल जो संख्याएं हैं हम उनको 5 मान लेते हैं, मतलब जो 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 45। और 5 में से जो 3 संख्याएं हैं उसमें हम प्रत्येक में 5 ऐड कर देते हैं तो इंटू में 5, तो टोटल कितना प्लस होगा, +15 इधर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो शेष संख्याएं कितनी बच गई, इधर 2 बच गई। और हर एक में से 10 घटा दिया तो इंटू में 10 कर देते हैं, तो यह आएगा -20। अगर इन दोनों का ऐड करें तो ओवरऑल -5 आएगा। अभी हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं और इधर -5 है। अगर इन संख्याओं में से मैं 5 माइनस करूं तो हर एक संख्या में से 1 माइनस होगा, तो इनका एवरेज कितना 45 है। इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 44। तो मतलब जो 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज फिर बचेगा 44 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। यहां से इसको मिला देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। A को D के साथ मिला देते हैं और B को C के साथ मिला देते हैं। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि भुजाएं
ए बी और डी सी जब आगे बढ़ाई जाती हैं, ए बी ये है और डी सी ये है, इनको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये बिंदु ई पर मिलती हैं, तो ये ई पॉइंट है। और भुजाएं ए डी और बी सी जब आगे बढ़ाई जाती हैं तो ए डी ये भुजा है और बी सी ये है, इनको अगर हम इधर आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम इधर आगे बढ़ा देते हैं तो ये बिंदु एफ पर मिलती हैं, ये पॉइंट एफ आ जाएगा इधर। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 76 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है ए डी सी 76 डिग्री के इक्वल, और हमें दिया हुआ एंगल ए ई डी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ए ई डी, ये वाला एंगल ये हमें दिया हुआ है 55 डिग्री के इक्वल। तो हमसे ए एफ बी का माप पूछा है, तो जो ये वाला एंगल है इसका माप हमें बताना है। ये इधर अगर 76 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल है ये भी 76 डिग्री के इक्वल होगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, 1 7 और 5 12 और 1 13, 131 डिग्री। तो जो ये थर्ड एंगल है ये बचेगा 49 डिग्री के इक्वल, तो ये 49 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 49 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी 49 डिग्री आ जाएगा। इधर से अभी अगर हम देखें इस ट्रायंगल में डी सी और एफ में ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का जोड़ होगा इस वाले एंगल के इक्वल। अभी अगर हम 76 में से 49 को अगर माइनस कर दें तो 16 में से 9 गया 7, तो जो ये वाला एंगल है ये आ जाएगा 27 डिग्री के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तो इसमें अगर cos थीटा की वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये इधर 12 आएगा और इधर आएगा 13, तो पाइथागोरस से ये भुजा आ जाएगी 5 के इक्वल। अभी इसमें से जो वैल्यू हमें चाहिए वो उठा के इस फंक्शन में रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी 5/13 और इनटू में 1 माइनस टेन थीटा 5/12 और इसके अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा, यह आएगा 5/12 और इनटू में 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, ये हो जाएगा 13/5। अभी इसको अगर सोल्व करें तो इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 5/13 और इनटू में ये आएगा 7/12 और अपॉन में इसके आ जाएगा 5/12 और इनटू में ये आ जाएगा 18/5। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 12 से 12 कट होगा और 5 से 5 कट होगा। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 35 और अपॉन में 13 इनटू में 18। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वालों को, तो यह आ जाएगा 35 और अपॉन में 18 × 54 4, 5 बचेगा 18 × 18 और 5 23, तो यह आया है 35/234। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ कि यदि x² - 3x + 1 = 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसको x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा x³ और प्लस में 1/x³ और इसके अपॉन में आ जाएगा x + 5 + 1/x। अभी इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा x - 3 और प्लस 1/x = 0। इधर से x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। इसका क्यूब कर देते हैं अभी, तो क्यूब करके ये आ जाएगा x³ + 1/x³। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 × 3 = 9, ये आ जाएगा 18 के इक्वल। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आई है वो आई है 18 के इक्वल और अपॉन में x + 1/x किसके इक्वल है 3 के इक्वल और प्लस में 5, तो ये आ जाएगा 18/8। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 9/4 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। तो इधर से हमें सीपी और एमपी का रेशियो पता चल जाएगा। तो इधर से हमें 12.5% की छूट देनी है, तो ये कितना आ जाएगा 87.5% और 15% का लाभ होता है, तो ये आ जाएगा 115 के इक्वल। अब इधर से इसको हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 875 और ये आ जाएगा दशमलव हटा के इधर 1150। अब इसको 25 से कट कर लेते हैं
तो आएगा 25 तिया 75 और 25 पंजे 125। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 छिका 150। अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹385 है, मतलब जो 35 की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 385 के इक्वल दी हुई है। ये इसका कितने गुना है, ये इसका 11 गुना है। इसका 11 गुना कितना आ जाएगा, इसका 11 गुना आ जाएगा 6, 0 और 5। तो ये हमारा मार्क प्राइस आया है। अभी उसने बोला कि 12.5% की छूट देने के बाद, तो 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1/8 के इक्वल होगा। क्वेश्चन में हमने मार्क प्राइस निकाला है 506 के इक्वल। इधर से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो वो हमारा हो जाएगा 506 और इनटू में 1/8 की छूट दी है, तो 1/8 की छूट देने के बाद कितना बचेगा 7/8। तो इसका 7/8 कर देते हैं तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा 7 पंजे 35 और 7 छिक 42 और अपॉन में 8। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 बचेगा 34, फिर 8 चौक 32, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, इधर दशमलव आएगी तो 8 7 56 और 8 पंजे 40। ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग रुपयों में कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस ये है और मार्क प्राइस ये है, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो 506, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा 5 7, इधर दशमलव, इधर 8, इधर 4 और इधर आएगा 9। तो यह आया है 948 रुपए और 75 पैसे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए, मतलब 15 दिन में 18,000 रुपए मिले उन्हें। तो एक दिन में कितने मिलेंगे, एक दिन में मिलेंगे 18,000 और अपॉन में 15। इसको कट करें तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1200 रुपए मिलेंगे दोनों को मिलाकर एक दिन में। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो हमें दी हुई है। बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 5 है। तो जो पैसे को हम डिवाइड करते हैं उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो मतलब इधर जो 6 की वैल्यू है वो 1200 के इक्वल है। तो एक की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 200 के इक्वल। तो ए को कितने मिलेंगे, ए को 1000 रुपए मिलेंगे और बी को 200 रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ए की दैनिक मजदूरी रुपयों में कितनी थी। तो ए की दैनिक मजदूरी थी 1000 रुपए और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है और जेड की वैल्यू दी हुई है और हमें दिया हुआ है x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0.98 k। तो k का मान हमसे पूछा है। तो इधर से अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू x + y + z और इंटू में ये आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर और प्लस में y - z का होल स्क्वायर और प्लस में z - x का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.98 के। अभी इसमें हम सबसे पहले x, y और z को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और इंटू में इन तीनों को ऐड करें तो 9 और 6 15 और 5 20, 0 2 बचेगा, 2 और 4 6 और 2 8, यहाँ पे दशमलव आएगी तो यह आएगा 3 3 6 और 3 9, तो यह आएगा 98 के इक्वल। तो इंटू में 98 आ जाएगा और इसके इंटू में होगा x - y। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर है तो ये x - y माइनस का आएगा तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये आएगा 2.1। तो 2.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.41 और प्लस में अभी y - z देख लेते हैं। तो y में से अगर z को माइनस करें तो 16 में से 9 गया 7 और 33 में से 30 गया 3, तो यह आएगा 3.7 और उसका स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1369 के इक्वल। तो यह आ जाएगा 13.69 और प्लस में z - x, तो z में से हम x को माइनस कर देते हैं तो ये माइनस का आएगा। तो 15 में से 9 गया 6 और 31 में से 30 गया 1, तो यह आएगा 1.6। तो 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 2.56 के इक्वल और ये इक्वल है 0.98 के। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 1/2 इंटू 98। अभी इन सभी को ऐड कर देते हैं तो ये इंटू में आ जाएगा
6 और 9 15 और 1 16, 6 एक बचेगा, 5 और 1 6 और 6 12 और 4 16, 6 फिर एक बच गया तो 2 और 1 3, 3 और 13 ये 16 हो गया, 16 और 4 20 और यहाँ पे दशमलव लगेगा और अपॉन में हम 100 कर देते हैं। ये इक्वल टू है 98 के और अपॉन में 100। तो अभी 100 से 100 को कट करेंगे, 98 से 98 को कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 1 0 3 और 3। तो इधर से जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी 1033 के इक्वल। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि यदि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 है और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, तो जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम सी एन डी लगा देते हैं। इसमें अगर सी एन डी लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट थीटा और अपॉन में माइनस का 2 इंटू थीटा और ये इक्वल आ जाएगा 8 अपॉन में माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट होगा, इधर से 2 से ये 2 कट होगा, इसको कट करें तो इधर 4 आएगा और इधर 3 आएगा। सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा और ये इक्वल है 4/3 के। कोस थीटा से कोस थीटा कट होगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? वो होता है कोसिकेंट थीटा और इक्वल टू 4/3। अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो ये एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसमें अगर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखें तो ये 4 हो जाएगी वैल्यू इधर और ये इधर 3 आ जाएगी वैल्यू। अभी इसमें पाइथागोरस से ये वाली भुजा निकाल ले तो ये आ जाएगी 16 - 9 7 और उसका रूट, तो ये √7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अभी इसमें से जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो उठा के इस फंक्शन में रख देते हैं। अभी इसमें हमें एक तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए वो है 4/3 और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 अपॉन में 9 और इसके अपॉन में आएगा कोसिकेंट थीटा 4/3 और माइनस कोट थीटा मतलब 7 अपॉन में 9। अभी इधर इनका बेस सेम कर लेते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कितना आ जाएगा? 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और 3 से ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 9 और प्लस में 7 अपॉन में 9 और नीचे आ जाएगा ये आएगा 12 अपॉन में 9 और माइनस 7 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19 अपॉन में 9 और नीचे आ जाएगा 5 अपॉन में 9 तो 9 से 9 कट होगा और ये इक्वल आ जाएगा 19 अपॉन में 5 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में ₹6000 और 7 वर्ष में ₹6750 हो जाती है, वह धनराशि है। तो इधर हम लिख लेते हैं 7 वर्ष में वो धनराशि होती है 6750 के इक्वल और 4 साल में वो धनराशि होती है 6000 के इक्वल। तो इधर डिफरेंस कितना है? 3 साल का है और इधर डिफरेंस कितना है? 750 का है। मतलब 3 साल में 750 रुपए ब्याज मिलता है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में मिलेगा 250 रुपए का ब्याज और 4 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में मिलेगा 1000 रुपए का ब्याज और राशि कितनी होगी 4 साल में? 6000 रुपए होगी। तो इसमें से अगर 1000 माइनस करें तो इधर से प्रिंसिपल आ जाएगा 6000 माइनस 1000 तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 रुपए के इक्वल और वही हमसे उसने पूछा था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।